नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर मुंबई का किंग कौन? तो मुंबई के किंग देवेंद्र, ऐसा कम से कम एग्जिट पोल बताते हुए नजर आ रहे हैं। 5 एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने हैं। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार एनडीए को 131 से 151, उद्धव ठाकरे बंधुओं को 58 से 68, कांग्रेस को 12 से 16 और अदर्स को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। जेडीएस जुबिलियंट डाटा उनका सर्वे कह रहा है एनडीए को 127 से 155, ठाकरे बंधुओं को 44 से 64, कांग्रेस को 16 से 25। डीवी रिसर्च के अनुसार एनडीए को 107 से 122, ठाकरे बंधुओं को 68 से 83, अजीत पवार को 2 से 4, कांग्रेस को 18 से 25। इसी तरह जनमत का सर्वे बता रहा है बीजेपी 138, बीजेपी प्लस ठाकरे 62, कांग्रेस 20, अदर्स 7। जेवीसी भी बीजेपी प्लस को 138, ठाकरे बंधुओं को 59, कांग्रेस को 23 और अदर्स को 7 सीटें देता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदल जाते हैं तो इसका विश्लेषण कैसे किया जाए? कुल मिलाकर लगता है कि जो ठाकरे बंधु हैं वो एक ही चीज पर लेके चुनाव लड़ रहे थे, मराठी मानुस, मराठी अस्मिता, और वहां पर मराठियों ने उतना सहयोग नहीं दिया। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार 49% जो मराठी थे वो वोटर वो ठाकरे बंधुओं के साथ गए, लेकिन ये आंकड़ा बहुत बीजेपी के प्लस के खाते में 30% मराठियों ने वोट दिया, कांग्रेस को 8% ने। 49 की जगह 69% होता तो खेल बदल सकता था। कि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गैर मराठी उत्तर भारतीयों की बात करें तो करीब 68% बीजेपी प्लस के साथ गए और ठाकरे बंधुओं के साथ सिर्फ 19% आए। दक्षिण भारतीयों की बात करें तो 61% बीजेपी प्लस के साथ गए और 21% महाविकास ये ठाकरे बंधुओं के साथ आए। इसी तरह गुजराती और मारवाड़ियों की बात करें फिर 69% बीजेपी प्लस के साथ और सिर्फ 18% ठाकरे बंधुओं के साथ। मुस्लिम वोट बट गया या कांग्रेस के खाते में ज्यादा चला गया और कांग्रेस सीट नहीं निकाल पाई, लेकिन कुल मिलाकर ठाकरे बंधुओं को सीट कुछ जगह गंवानी पड़ी। बीजेपी प्लस के पास सिर्फ 12% मुसलमान वोट जाता हुआ दिखा, ठाकरे बंधुओं के पास 28%, कांग्रेस के पास 41%, और ईसाई वोट भी देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 24%, ठाकरे बंधुओं को 29%, लेकिन कांग्रेस को भी 29%। कायदे से 29 और 29 58% किसी एक पक्ष में या बीजेपी प्लस के विरुद्ध जाता तो कहानी बदली जा सकती थी। ऐसा लगता है कि राज ठाकरे ने जो कहा पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ, ये नारा दक्षिण भारतीयों को पसंद नहीं आया। तमिलनाडु से बीजेपी के नेता अन्ना मलाई को रसमलाई कहना भी लोगों को पसंद नहीं आया। तो और दक्षिण भारतीय करीब करीब एक तरफा बीएमसी के चुनाव में फडणवीस के साथ चले गए। इसी तरह उत्तर भारत अगर भारतीय ढंग से नहीं रहेंगे तो मैं पीटूंगा, और उत्तर भारतीयों को लगा कि ठाकरे बंधु अगर बीएमसी पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो उनको रोजगार करने में दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ और नई परेशानियां पैदा हो सकती हैं। तो ऐसे में 68% करीब करीब एक तरफा ये वोटर भी चला गया। गुजराती और मारवाड़ियों को तो खैर जाना ही था, लेकिन 69% बीजेपी के साथ चला गया। इतनी उम्मीद तो शायद ठाकरे बंधुओं ने भी नहीं की होगी। एक और बात इस बीएमसी के एग्जिट पोल से स्पष्ट होती है कि जो महिलाओं के हितों का ध्यान रखेगा या महिलाएं जिस पर ज्यादा यकीन करेंगी। अब महिला केंद्रित योजनाएं हर कोई बना रहा है, हर कोई उनके खाते में ज्यादा से ज्यादा पैसे भिजवाने की व्यवस्था कर रहा है या वादा कर रहा है, लेकिन जो सत्ता में रहते हुए पैसा दे रहा है उस पर महिलाएं ज्यादा यकीन करती हुई नजर आ रही हैं। अब जैसे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार आप देखा जाए तो 44% महिला वोटरों ने देवेंद्र फडणवीस को पसंद किया और सिर्फ 31% ठाकरे बंधुओं के पक्ष में दिखाई दी।
एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि ठाकरे बंधु ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस कॉरपोरेट वालों के साथ है, बिल्डिंग वालों के साथ है, अमीरों के साथ है और गरीबों, दलितों, झुग्गी झोंपड़ियों वालों के साथ नहीं है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया का बताता है कि स्लम एरिया की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस पर 33% लोगों ने यकीन किया। चाल में देखा जाए तो 40% चाल में रहने वालों ने देवेंद्र फडणवीस पर यकीन किया और जो बिल्डिंग में रहते हैं 51% ने देवेंद्र फडणवीस पर यकीन किया। स्लम एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं 35% का झुकाव ठाकरे बंधुओं की तरफ रहा। ये ठीक है, लेकिन फैसला 2% का ही है। इसी तरह चाल में जो रहते हैं 33% वो ठाकरे बंधुओं के साथ जाते हुए दिखे, लेकिन जो बिल्डिंग में रहते हैं 29% ही सिर्फ इसमें से ठाकरे बंधुओं के साथ जाते दिखे। अब एक सवाल ये इस एग्जिट पोल के ये जो बताते हैं कि अगर कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा रहती तो खेल कुछ बदल सकता था। जैसे डीवी रिसर्च की बात की जाए तो एनडीए को 41%, ठाकरे बंधुओं को 33% और कांग्रेस को 13%। अगर कांग्रेस ठाकरे बंधुओं के साथ रहती तो 33 और 13 46% वोट मिलता हुआ दिखता उनको और जाहिर है कि सीटों की संख्या भी बढ़ जाती। इसी तरह कुछ अन्य आंकड़े देखें, जैसे मुस्लिम 41% कांग्रेस के साथ चले गए, ठाकरे बंधुओं के साथ 28% गए। अगर ये मिलकर रहते तो 41, 51, 61, 69% मुसलमानों का फेवर हो जाता और करीब जो 40 सीटें बताई जाती हैं 227 में से, वहां पर एक तरफा जीत महाविकास आघाड़ी के खाते में आ सकती थी। इसी तरह ईसाई बहुल जो सीटें हैं कुछ रही होंगी, उसमें महायुति को 24%, कांग्रेस और ठाकरे बंधु मिलकर चुनाव लड़ते तो उनके खाते में 58% जाते, जिसका फायदा उनको मिल सकता था। तो कई जगह ऐसा लगता है कि हाँ, एज वाइज शेयर देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एज वाइज 18 से 50 साल आयु वर्ग के करीब 42-43% लोग देवेंद्र फडणवीस के साथ जाते दिखे हैं और 32-33% लोग ठाकरे बंधुओं के साथ जाते दिखे हैं और 15-16% लोग कांग्रेस के साथ जाते हुए दिखे हैं। यानी यहां भी अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे होते तो बराबर की टक्कर की संभावना ज्यादा हो सकती थी। 61 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो जरूर बाला साहब ठाकरे को उन्होंने जिंदा देखा, उनके कामकाज को देखा, उनकी शैली से, उनकी रैलियों से प्रभावित नजर आए, तो उनका झुकाव जरूर रहा, लेकिन इतना नहीं रहा कि वो चुनाव जिताने में कामयाब हो जाएं। अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो ठाकरे बंधुओं की राजनीति बहुत बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी, ठाकरे ब्रांड बुरी तरह से प्रभावित होगा और देवेंद्र फडणवीस वाकई में भारतीय जनता पार्टी में एक नए सितारे के रूप में उभर कर सामने आएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए।